दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 को भरना बताएंगे। आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपना आयकर गणना पत्र को भर सकते हैं। हेलो, मैं हूं गुडगुरु जी, आप सबका हमारा यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 कर निर्धारण वर्ष 2021-22 को भर सकते हैं। अगर आप आयकर दाता नहीं हैं या अगर आप आयकर फार्म नहीं भरते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यह वीडियो स्पेशल उन लोग के लिए है जो आयकर गणना प्रपत्र भरते हैं या फिर आयकर राशि को जमा करते हैं। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम किस प्रकार से आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 को बड़ी सावधानी से भरेंगे। हेलो, मैं हूं गुडगुरु जी, आप सबका हमारा यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम आयकर गणना प्रपत्र को भरते हैं तो आयकर गणना प्रपत्र को भरने से पहले हमारे पास मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक का वेतन प्रपत्र को निकालना होगा, पे स्लिप निकालना होगा और वहाँ से हमको अपना वेतन का संपूर्ण जानकारी को मिलान करने के बाद में इस फार्म को भरना होता है। अपना आयकर गणना पत्रक में कर्मचारी कोड को अलग से लिख लें और लिखने के बाद में यहाँ पर आपका जो कर्मचारी कोड है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर अभी हमने हमारा जो सामान्य जानकारी है इस जानकारी को भर लिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है सकल वेतन, सकल भत्तों को जोड़कर। तो यहाँ पर आपको जितना वेतन मिलता है वह वेतन आपको आपका पे स्लिप वेतन पत्रक में आपका सीरियल नंबर 12 ये आपको मिलेगा, सीरियल क्रमांक 12 में ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सकल वेतन है ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5,38,288 रुपया 0 पैसा। तो इतना राशि हमको वित्तीय वर्ष 2020-21 में मिला हुआ है। अब उसके बाद में अगला है घटाइए। यहाँ पर पहला है गृह भाड़ा भत्ता, मकान भाड़ा रसीद संलग्न करने पर। तो यहाँ पर आप जो रेंट में रहते हैं अगर उसका भी अगर आपको रसीद मिल जाता है तो उसको भी आप संलग्न करके यहाँ से आप अपना डिडक्शन या फिर छूट पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना स्वयं का मकान में रहते हैं तो यहाँ पर हमको यह मेरे लिए लागू नहीं होता है। अगर आपके ऊपर यह बात लागू होता है, यह बिंदु लागू होता है तो उसको आप यहाँ पर जानकारी को भर सकते हैं। दूसरा है वेतन के 10% से अधिक अदा किया गया किराया। तो अगर आपका वेतन से 10% ज़्यादा किराया अगर दिए हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यह मेरे लिए लागू नहीं होता है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। तीसरा है वेतन का 40% छूट योग्य राशि। तो आपका वेतन का 40% अगर छूट है तो उस राशि को भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। वेतन अर्थात वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस महंगाई होता तो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यह मेरे लिए लागू नहीं होता है तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। अगला है अन्य भत्ते, वास्तविक खर्च विवरण सहित। तो यहाँ पर जो अन्य भत्ता है, जो कि हम जसपुर क्षेत्र में सरगुजा प्राधिकरण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति क्षेत्र भत्ता के नाम से यहाँ पर हमको यह राशि मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे। ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं, यह हमको पे स्लिप में सरल क्रमांक 8 में मिलेगा। तो यह ट्रैवल अलाउंस मेरे को मिला है 1,800 रुपया 0 पैसा। उसके बाद अगला है मानक कटौती। तो मानक कटौती अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक है। तो यहाँ पर भी हमको यह जो राशि है यह 50,000 रुपया मिलता है। तो इसको भी हम यहाँ पर 50,000 और 0 पैसा इसको भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद अगला है वृत्ति कर योग। तो यहाँ पर अ, ब, स और द, यहाँ पर अ, ब, स, द ये चारों ऑप्शन को यहाँ पर हमको जोड़ना है, इन चारों को योग कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो राशि होगा उसको हमको यहाँ पर एंटर करना है या लिखना है। तो इस राशि को, जो कुल राशि है, इस राशि को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम 1,800 और 50,000 रुपये को जोड़ेंगे और जो राशि आएगा उसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राशि है वह 51,800 रुपया 0 पैसा हो जाता है। उसके बाद अगला है वेतन से कुल आय। वेतन से कुल आय, तो यहाँ पर हमको पहला बिंदु में से दूसरा बिंदु को घटा देना है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो यहाँ पर जो राशि है सकल वेतन में से हमको घटाइए का ऑप्शन है, यहाँ पर इस राशि को घटा देना है।
तो इसको हम घटाते हैं और घटाने के बाद में इस राशि को हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम 5,38,288 रुपया में से हम 51,800 रुपया को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है, तो इस ऑप्शन में यहाँ पर योग अ ब स द ये दिया हुआ है, तो इसको हमको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर भी 51,800 रुपया 0 पैसा इसको एंटर कर देंगे। आप चाहें तो इस अमाउंट को आप लाल पेन में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है वेतन से कुल है। यहाँ पर पहला नंबर में से दूसरा नंबर को घटा देना है। उसके बाद में जो राशि आएगा उसको हमको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम 5,38,288 रुपया में से 51,800 रुपया को घटा देंगे। तो यहाँ पर यह जो राशि है इसको घटाने के बाद में 4,86,488 रुपया 0 पैसा। तो इस जगह को या इस राशि को आप चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है गृह संपत्ति से है, स्वीकृत व्यय घटाकर घटाइए। तो यहाँ पर गृह संपत्ति से अगर आय मिलता है, अगर हम अपना मकान को या बिल्डिंग को किराए में देते हैं, रेंट से देते हैं, तो उसमें अगर कुछ राशि हमको प्राप्त होता है तो उसको भी हमको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर यह बात मेरे लिए लागू नहीं होता है। सुधार कार्य हो तो 30% मानक कटौती। तो उस मकान को अगर आप मरम्मत कराते हैं तो उस पर भी आपको 30% का मानक कटौती प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला है मानक ऋण पर, अगला है मकान ऋण पर देय ब्याज की राशि अधिकतम 2 लाख रुपये। तो यहाँ पर जो किराया मिलता है उसमें से भी अधिकतम 2 लाख रुपये का छूट मिलता है, यह मेरे लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा का जो बिंदु है यह लागू नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद अगला है अन्य स्रोतों से है, विभिन्न निवेशों FDR से प्राप्त ब्याज की राशि, तो यह भी मेरे लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है परीक्षा अन्य पारिश्रमिक कमीशन की राशि, शिक्षण शुल्क, फीस प्रतिपूर्ति, ओवर टाइम भत्ता, तो ये सब है। तो इसको भी हमको यहाँ पर फिल करना होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भर सकते हैं, यह मेरे लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है कुल सकल आय। तो अभी हमको यहाँ पर तीसरा, चौथा और पाँचवा को जोड़ देना है। यह तीसरा का राशि हमने यहाँ पर इंद्राज किया हुआ है, चौथा मेरे लागू नहीं होता है और पाँचवा यह भी मेरे लागू नहीं होता है। तो अगर आपके लिए यह बिंदु लागू होता है तो इसको आप सबको यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद में इन तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो राशि है इस राशि को हम यहाँ पर, यह जो राशि है 4,86,488 रुपया, 4,86,488 रुपया 0 पैसा, इसको हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद अगला है घटाइए। अब यहाँ पर 4,86,488 रुपया है, इसमें से कुछ बिंदुएं भारत सरकार के द्वारा, कुछ नियम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, आयकर विभाग के द्वारा छोड़ दिया जाता है, उस राशि को हमको यहाँ पर उल्लेख करना होता है। तो घटाइए अंडर चैप्टर 6A। तो यहाँ पर धारा 80C के अधीन छूट मिलता है, जिसमें से पहला है सामान्य भविष्य निधि में अंशदान, अग्रिम के विरुद्ध वापसी शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको राज्य शासन की तरफ से जो GPF करता है, यह राशि का उल्लेख आपको आपका पे स्लिप में सरल क्रमांक 13 में मिलेगा। इस राशि को यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे, मेरा GPF राशि है 51,517 रुपया 0 पैसा। उसके बाद अगला है भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम। अगर आपने कोई बीमा लेके रखा है तो आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर मैंने किसी प्रकार से बीमा नहीं लिया है तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। उसके बाद अगला है समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण निधि योजना। तो यहाँ पर राज्य शासन की तरफ से समूह बीमा योजना का लाभ कर्मचारी के रूप में हमको मिलता है। तो इसका उल्लेख आपको पे स्लिप का सरल क्रमांक 14 में मिलेगा। यह राशि हमको मिला है 3,600 रुपया 0 पैसा। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र। तो इसका लाभ मेरे को नहीं मिलता है। राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज की राशि, यह भी मेरे लिए लागू नहीं होता है। अगर आपके लिए लागू होता है तो इसको आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। लोक भविष्य निधि PPF, यह भी मेरे लिए लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूलिप प्लान। तो यह भी मेरे लिए लागू नहीं होता है। गृह मकान ऋण की वापसी, अगर आपने अपना गृह मकान का ऋण को वापसी किया है तो उसका भी उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हैं। यह मेरे लागू नहीं होता है। अगला है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश, यह भी मेरे लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है जीवन पेंशन सुरक्षा पॉलिसी, धारा 80CCC, इसके तहत भी कुछ छूट मिलता है, तो इसको भी आप यहाँ पर चाहें तो उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद अगला है बैंक डाकघर में स्थायी जमा, यह है आपका FDR। अगर आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में FD जमा किया हुआ है तो उसका राशि को भी आप यहाँ पर
एंटर कर सकते हैं। तो यह भी मेरे लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश। तो अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में भी अगर आपने अपनी बेटी के नाम से कुछ निवेश किया हुआ है तो इसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यह भी मेरे लागू नहीं होता है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद अगला है धारा 80C एवं धारा 80CCC के अधीन बचत का कुल योग राशि। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर धारा 80C और धारा 80CCC के तहत अगर आपने छूट किया है तो उस राशि को आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन यह जो राशि है, अधिकतम छूट का जो राशि होगा यह 1,50,000 रुपये तक ही होगा। तो यहाँ पर हमने सामान्य भविष्य निधि में जो राशि डाला है उसको और यहाँ पर GIS में जो राशि डाला है इसको दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में हम इसको यहाँ पर भर देंगे। तो इन दोनों राशि को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर 55,177 रुपया 0 पैसा होता है। तो इसको हमने अभी भर लिया है। उसके बाद अगला है धारा 80C एवं धारा 80CCC के अधीन छूट योग्य राशि। तो यह राशि जो है अधिकतम 1,50,000 तक होना चाहिए। तो इसमें हमने जो छूट लिया है यह राशि है हमारा 55,177 रुपया। तो इसको फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे 55,177 रुपया 0 पैसा। उसके बाद अगला है बी नंबर धारा 80CCD 1B नवीन पेंशन योजना NPS में रुपया 50,000 निवेश कर धारा 80CCE के तहत देर रुपया 1,50,000 अर्थात 1.5 लाख की कटौती के अतिरिक्त कटौती दे। तो यहाँ पर कुछ साथी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी राशि को एंटर करेंगे जिसमें हम छूट पाना चाहते हैं उसका राशि को या रसीद को हमको यहाँ पर देना होता है। तो NPS का राशि वर्तमान में हमारे फरसाबार ब्लॉक में या फिर जसपुर जिला में कहाँ पर है यह अभी भी पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर इसका लाभ लेने के लिए यहाँ पर रसीद देना होता है। इसलिए यह जो टॉपिक है, यह जो बिंदु है, यह मेरे लिए लागू नहीं होता है, तो इसको भी मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। उसके बाद अगला है चिकित्सा बीमा प्रीमियम धनादेश द्वारा भुगतान। तो यह भी हमारे लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से अगला है आश्रित विकलांग को चिकित्सा पर खर्च धारा 80DD अधिकतम सीमा रुपये 75,000 तक एवं गहन विकलांग की स्थिति में 1,25,000 रुपये तक का चिकित्सा का प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पर जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको यह छूट मिलता है, तो इसको भी वे अपना प्रमाण पत्र के साथ में दे करके इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो यह भी मेरे लागू नहीं होता है, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद अगला है शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती। तो अगर आपने शिक्षा के लिए ऋण लिया है तो उस पर भी जो ब्याज बनता है उस पर भी आपको यहाँ पर छूट मिल जाता है, यह भी मेरे लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है F नंबर रिहायशी मकान संपत्ति के लिए स्वीकृत ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती धारा 80EE/80EE आयकर निगम एवं प्रावधानों के अनुसार। तो यह भी हमारे लागू नहीं होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष व अन्य दान। तो अगर आपने वर्तमान में जो कोरोना महामारी हुआ है उसमें अगर आपने प्रधानमंत्री कोष में या फिर मुख्यमंत्री कोष में अगर आपने दान किया हुआ है तो उसका भी यहाँ पर 50% का छूट या इसमें भी आप अपना जो राशि है उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगला है बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती धारा 80TTA बचत खातों से प्राप्त ब्याज बैंक एवं डाकघर अधिकतम 10,000 तक की कटौती स्वीकार्य होगी। तो यहाँ पर अगर आपने बैंक में या फिर अपना डाकघर में पैसा जमा किया हुआ है तो उसमें भी आप इसमें छूट पा सकते हैं। तो यह भी मेरे लिए लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है बचत खाते एवं मियादी खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती धारा 80TTB बचत खातों और मियादी खातों से प्राप्त ब्याज बैंक एवं डाकघर पर अधिकतम 50,000 तक का छूट। तो यह भी मेरे लागू नहीं होता है। उसके बाद अगला है J नंबर अंध अथवा शारीरिक विकलांग से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में विकलांगता 40% से अधिक होने पर 75,000 एवं 80% से अधिक होने पर 1,25,000 तक का छूट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर इसका लाभ लेने के लिए अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी हैं तो उनको अपना दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना होता है। उसके बाद अगला है चैप्टर 6A के अधीन कुल छूट योग्य राशि, अर्थात यहाँ पर आपने A से लेकर के J तक आपको जितना का छूट मिला है उस राशि को यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ A नंबर में ही यह राशि आ रहा है, बाकी जो अन्य बिंदु है यह मेरे लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा जो राशि है इस राशि को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मेरे लिए यह है 55,177 रुपया 0 पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी जो छूट योग्य बिंदु है उन सभी बिंदुओं को भर लिया है। यह बिंदु सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसमें किसी प्रकार से टेंशन लेने का या फिर किसी प्रकार से चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। तो यह जो जानकारी भरा जा रहा है यह मैं अपना वेतन देयक या अपना जो वेतन पत्रक है उसको दे करके भर रहा हूँ।
अब हमने यहाँ तक 8 नंबर तक भर लिया है। उसके बाद अगला नंबर है 9वां नंबर, कर योग्य आय। तो यहाँ पर हमने जो जानकारी भरा हुआ है, 6वां नंबर में से 8वां नंबर को घटा देना है। 6वां नंबर में हमने यहाँ पर भरा हुआ है कुल सकल आय 4,86,488 रुपया में से हम घटाएंगे 55,177 रुपया। इसको घटाने के बाद जो राशि आएगा उस राशि को हम लोग यहाँ पर भरेंगे। तो जैसे इसको हम घटाते हैं तो हमारा यह जो राशि है यह 4,31,311 रुपया 0 पैसा, यह राशि कर योग्य आय में आ जाता है। इसको और एक बार समझने का ज़रूरत है। यहाँ पर चैप्टर 6A के अधीन कुल छूट, यह राशि हमारा 55,177 रुपया है। यह हमारा धारा 80C और 80CCC के अधीन यह छूट मिलता है। यह राशि अधिकतम 1,50,000 तक का होता है। इससे अधिक का अगर आपने निवेश किया है तो उससे आपको छूट नहीं मिलेगा। इसमें अधिकतम आप 1,50,000 तक का छूट पा सकते हैं। साथियों, उसके बाद अगला है कर योग्य आय। तो यहाँ पर 6वां बिंदु में से 8वां बिंदु को घटाएंगे। 6वें नंबर पे हमने भरा है कुल सकल आय और इसमें से हम घटाएंगे 8वां नंबर चैप्टर 6A अर्थात धारा 80C और धारा 80CCC के अलावा जो अन्य धारा है जिसके तहत छूट मिलता है उस राशि को इसमें घटा देना है। तो यहाँ पर हम जो हमारा सकल आय है, सकल आय 4,86,488 रुपया में से हम 55,177 रुपया को घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो राशि है यह 4,31,311 रुपया होता है। तो यहाँ पर जब आयकर गणना प्रपत्र को भरा जाता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नए कर्मचारी हैं जो पहली बार इस प्रपत्र को भरते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें किसी प्रकार से कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। इसको मैं और एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर जो कर योग्य आय है इसमें 6वां कॉलम, जो 6वां नंबर कॉलम दिया है आपका जो गणना प्रपत्र है उसमें आप देख सकते हैं कुल सकल आय, इस राशि में से धारा 80C और धारा 80CCC के अलावा जो अन्य धाराएँ हैं उनके तहत अधिकतम 1,50,000 तक का छूट मिलता है, उस राशि को घटा देना है। तो यहाँ पर हमने 4,86,488 रुपया में से 55,177 रुपया को घटाया है। तो हमारा जो राशि है यह राशि 4,31,311 रुपया यह कर योग्य आय है। दोस्तों, उसके बाद अगला है 10 नंबर, भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र गत वर्ष 31/3/2021 तक के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम हो उनके लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ पर भारत देश में जो आयकर दाता हैं जिनका उम्र 31/3/2021 की स्थिति में 60 वर्ष से कम है उनके लिए 2 स्लैब दिया हुआ है। पहला स्लैब जो है वो पुरानी दरें हैं जिसको पिछले साल तक हम भरते थे, उसके अनुसार इस राशि को देना होता है। और दूसरा जो स्लैब है यह है नई दरें, यह इस प्रकार से होता है। तो इसके संबंध में अगर आपने मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले साल इसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियोस को देख करके इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हम इस वर्ष का गणना प्रपत्र को भर रहे हैं तो इसको हमको भरना है, तो इसके लिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो राशि है 2 लाख, तो यहाँ पर जो राशि है 4,31,311 रुपया। तो इसको सबसे पहले समझना है कि जो कुल आय है, कुल आय अगर आपका 2,50,000 तक का है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार से को देने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जिनका जो वार्षिक आय है यह 2,50,000 रुपये तक होता है, उनको यह गणना प्रपत्र को भरने का ज़रूरत नहीं होता है, तो उनके लिए छूट होता है। इसलिए इस प्रपत्र को उनको नहीं भराया जाता है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 2,50,001 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक। अगर आपका जो कर योग्य है, यह जो राशि है जिसको हमने अभी 9वां नंबर भरा है, यहाँ पर अगर आपका राशि 2,50,001 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो राशि है यहाँ पर आपका कर योग्य राशि में से 2,50,000 रुपये को माइनस कर देना है और उसके बाद जो राशि बचेगा उस राशि का यहाँ पर 5% को आपको आयकर के रूप में भारत सरकार को देना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आय है 4,31,311 रुपया, इसमें से हम
सबसे पहले 2,50,000 रुपये को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद में जो राशि बचेगा उस राशि को हमको 5 से गुणा करना है और 100 से भाग दे देना है। तो अब हम यहाँ पर इस राशि को जब हम करते हैं और 100 से भाग दे देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो कर योग्य राशि है यह आए 9,065 रुपया 55 पैसा हो जाता है। इसको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ क्योंकि हम इस वीडियोज में हम आयकर गणना प्रपत्र को भरना और आयकर गणना का निर्धारण करना सीख रहे हैं। तो यहाँ को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर जो कर योग्य राशि है उस कर योग्य राशि का हमको निर्धारण करना है। भारत सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया है, आयकर विभाग के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जिस भी आयकर दाता का आय वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक है उसको किसी प्रकार से आयकर गणना प्रपत्र को भरने का आवश्यकता नहीं है। और जिस आयकर दाता का वार्षिक आय 2,50,001 रुपया से अधिक है तो उनको अपने जो राशि है उस राशि का 5% के हिसाब से देना है। तो यहाँ पर हमारा जो आयकर है, आयकर राशि है यह 4,31,311 रुपया है। इसमें से हमको 2,50,000 रुपये को माइनस कर देना है, घटा देना है और जो राशि बचेगा उस राशि का हमको 5% निकालना है और निकालने के बाद में उसको हमको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने अपना जो राशि है उस राशि को, कर योग्य राशि को 9,065 रुपया 55 पैसा निकाल लिया है। अगर किसी कर्मचारी का यह जो राशि है यह 5 लाख रुपये से भी ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ पर अलग स्लैब है, उनको यहाँ पर पुराना दर से 20% देना होता है और नए दर से 10% देना होता है। तो यहाँ पर अगर आप पुराना दर से करेंगे तो यहाँ पर आपको 20% देना होगा, यहाँ पर आपको किसी प्रकार से छूट नहीं मिलेगा। और नया दर से अगर आप करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 10% देना होगा, इसमें भी आपको किसी प्रकार से छूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अपना जो कर योग्य राशि है उसका हमने यहाँ पर गणना कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो इस वर्ष का कर योग्य राशि है यह है 9,065 रुपया 55 पैसा। तो अब आगे का जो ऑप्शन है इसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे भरेंगे कुल कर योग्य आय, कुल आयकर। तो इस राशि को हम यहाँ पर हम लिखेंगे जो कर योग्य राशि है 9,065 रुपया 55 पैसा। दोस्तों उसके बाद अगला है 11 नंबर, घटाइए। ऐसे करदाता जिनकी कर योग्य आय रुपया 5 लाख तक हो उनको 12,500 रुपये तक की छूट प्राप्त होगी। यह धारा 87A है। इसके तहत भारत देश में ऐसे आयकरदाता जिनका कर योग्य आय यहाँ का जो राशि है यह आय 5 लाख रुपये तक का होगा, उनको अपना आयकर में अर्थात यहाँ पर 12,500 तक का राशि में छूट मिलेगा। यहाँ पर हमको 12,500 रुपये तक का छूट मिलेगा, लेकिन हमारा जो आयकर है यह 9,065 रुपया 55 पैसा है। इस राशि को हम यहाँ पर पुनः एंटर कर देंगे। उसके बाद अगला है देय आयकर की राशि। तो यहाँ पर हमको सरल क्रमांक 10 में से सरल क्रमांक 11 को घटा देना है। तो यहाँ पर हमारा सरल क्रमांक 10 में हमारा जो राशि है यह 9,065 रुपया 55 पैसा है और 11 नंबर में यह जो राशि है यह 9,065 रुपया 55 पैसा है। इन दोनों को हम आपस में यहाँ पर घटा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नील लिख सकते हैं, निरंक लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर 0 रुपया 0 पैसा लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है 13 नंबर, स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार। आपका जो आयकर बनता है, आयकर राशि बनता है, उस आयकर राशि का 4% को निकालना होता है और निकालने के बाद में यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कर योग्य राशि है यह अब 0 रुपया हो गया है, निरंक हो गया है। हमको किसी प्रकार से आयकर भरने का ज़रूरत नहीं है, 0 रुपया 0 पैसा। दोस्तों उसके बाद अगला है कुल देय आयकर। अब यहाँ पर 12 नंबर में से 13 नंबर को आपस में जोड़ देना है। देय आयकर की राशि के साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार का जो 4% राशि है इसको जोड़ देना है। अगर आपका आयकर राशि कटता है तो इन दोनों राशि को यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम पुनः जोड़ेंगे तो 0 रुपया में 0 रुपया जोड़ेंगे तो यह राशि यहाँ पर भी 0 रुपया हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको भी निरंक लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है धारा 89(1) के तहत
छूट एरियस। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ छूट मिलती हैं, तो यहाँ पर भी हम जो छूट एरियस राशि है इसको भी हम यहाँ पर 0 रुपया 0 पैसा कर देंगे। उसके बाद अगला है 16 नंबर शुद्ध आयकर की राशि। तो यहाँ पर 14 में से 15 को घटा देना है। तो अगर आपका यहाँ पर कर योग्य राशि होगा तो उसके साथ में आपको यहाँ पर जो एरियस होगा उसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में आपका जो यहाँ पर शुद्ध राशि आएगा उसको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे लिए यह जो राशि है यह भी 0 रुपया 0 पैसा होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी निरंक लिख सकते हैं। आयकर अग्रिम कटौती माह, यह बिंदु जिनका वेतन या जिनका आयकर कटता है उनके लिए लागू होता है। यह विशेष रूप से जो शिक्षक वर्ग के जो रेगुलर टीचर हैं जिनका आयकर पहले से कटते जाता है उनको लिखना है। तो आयकर अग्रिम कटौती माह, तो यह जो राशि है इसको उनको लिखना होता है। हम टीचर संवर्ग के हैं, एलबी संवर्ग के हैं, तो हमको इस बिंदु को नहीं भरना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगला है राशि रुपया में। तो यहाँ पर जितना राशि कटा हुआ है इसको भी उनको भरना होता है। रेगुलर टीचर को या जिनका आयकर कटता है, जिनका वेतन के साथ साथ जो इनकम टैक्स है वो भी पहले से कटते जाता है, उनको इसको भरना होता है। तो इसको भी हम यहाँ पर निरंक कर देंगे। आप चाहें तो इसको निरंक या लागू नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है जितना यहाँ पर आयकर कटा हुआ है, आयकर राशि कटा है, उसके साथ में यहाँ पर जो राशि है उसको घटाना होता है, और जो शेष राशि है उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो यह भी हमारे लागू नहीं होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर निरंक लिखेंगे या फिर लागू नहीं है लिखेंगे। और उसके बाद में जिसकी कटौती माह, यह जो राशि है यह मार्च अकाउंट में कटता है, उसके बाद में के वेतन से किया जाना है। तो मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। असत्य होने पर आयकर या उस पर दे दांडिक ब्याज के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जवाबदार रहूँगी। तो यहाँ पर जो हमने जानकारी भरा हुआ है वो सभी जानकारी हमने स्वयं पूरे सूझबूझ से सोच समझ कर भरा है। इसमें अगर किसी प्रकार से गलत होगा या गलत जानकारी भरा होगा तो ऐसी कंडीशन में आयकर विभाग के द्वारा जो भी आर्थिक दंड दिया जाएगा उसको भरने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। इसको हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है और नीचे भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। और हस्ताक्षर करने के बाद में इसके साथ साथ में हम अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपना वेतन पत्रक के साथ में हमने यहाँ पर धारा 80C के तहत जितने भी छूट का ऑप्शन को चूज किया हुआ है, भरा है, उससे संबंधित बीमा या जो भी अन्य दस्तावेज है उसका फोटोकॉपी करके संबंधित विभाग में या संबंधित कार्यालय में जमा कर देना है। इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी खर्चे का अपना आयकर गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। आज का यह वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।